हेलो एवरीवन। आए दिन खबरों में ये देखने को मिलता है कि किस तरह से महाराष्ट्र में एक नॉन मराठी स्पीकिंग पर्सन को मारा पीटा गया उससे मराठी बोलने के लिए, या बैंगलोर जैसे शहर में लोगों को मार पीट कर या उनसे गाली गलौज कर कर उनसे इंग्लिश या फिर कन्नड़ बोलने को कहा जा रहा है। अभी तो यूपी में भी ये चीजें शुरू हो गई हैं कि एक मराठी युवक से जो एक शॉप पे काम करता है उससे भोजपुरी बोलने को कहा गया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि रीजनल लैंग्वेज कितनी हद तक इम्पोर्टेंट है, सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही है और इससे हमारा क्या नुकसान है और ये चीजें शुरू कहाँ से हुई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट प्लीज आप इसको एंड तक देखना सो दैट आपको ये सारा मामला समझ में आए। पहले तो बात करते हैं रीजनल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को लेकर। भारत में जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुआ तब इंग्लिश को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिली और उसे प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज बनाई। बट 80% हिंदुस्तानियों को इस भाषा के बारे में ज्ञान नहीं था। जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे उच्च वर्ग के लोग थे उनको ही इस भाषा के बारे में पता था, और इसी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज के बारे में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं चल पाता था और वो वंचित रह जाते थे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या नहीं कर पा रही है। और इसी वजह से आया वर्नाकुलर लैंग्वेज में हमारा न्यूज़पेपर यानी कि रीजनल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर, जो 1818 में सेरमपुर वेस्ट बंगाल में छापा गया, जिसका नाम था समाचार दर्पण। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज, उनके द्वारा किए गए काम लोगों तक पहुंचने लगा, देश के हर कोने कोने में उनकी भाषा में पहुंचने लगा, जिससे लोगों को पता चला कि असलियत में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है। और फिर आया 1857 का रिवोल्ट, हम सबको पता है। उसमें जब लोगों को पता चल पाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके साथ में, तो लोग एकजुट हुए, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग एकजुट हुए और उन्होंने देश का सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किया। हालांकि 1878 में आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें ये होता था कि जो भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे उनको कर्टेल कर दिया जाता था या फिर उनको सेंसर्ड कर दिया जाता था, जिससे 1857 जैसी वाली सिचुएशन फिर से देश में ना उत्पन्न हो सके। तो ये थी रीजनल लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस। बट आज के समय में क्या है हम वो समझेंगे। चलते हैं 1968 में, जब कोठारी कमीशन ने एडवाइस दिया था 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। क्यों? क्योंकि देश की यूनिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म और इजी एक्सेस टू लैंग्वेज लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आज भी हमारे देश में 22,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन ये पॉलिसी 3 लैंग्वेज पॉलिसी एक अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट या अनइवनली इम्प्लीमेंट होकर रह गई पूरे देश भर में। क्यों? क्योंकि अपने अपने स्टेट्स अपनी अपनी लैंग्वेज है। हमारे यहाँ पे एज वी ऑल नो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, चाहे वो एथनिक हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो। इसी वजह से ये अनइवनली इम्प्लीमेंट होकर रह गया। फिर आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके तहत पॉलिसीज बनाई गई जिसमें हर स्टूडेंट को अपने स्कूल एजुकेशन के दौरान 3 लैंग्वेजेस को पढ़ना होगा, जिसमें 2 नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस होंगी। स्टेट, रीजन, स्कूल और बच्चे डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड करनी है, और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों में इम्प्लीमेंट करना अनिवार्य था। बट ये पॉलिसी किसी भी स्टेट, रीजन या स्कूल पे जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती थी। बट ये 3 स्टेट ने 3rd लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से साफ साफ मना कर दिया। ये 3 स्टेट कौन से हैं? सबसे पहला तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 1930 से ही 2 लैंग्वेज पॉलिसी को अपने करिकुलम में शामिल किया, वो था तमिल और इंग्लिश। उन्होंने हिंदी को अपने करिकुलम में शामिल न करने के लिए तरह तरह की पॉलिसीज बनाई और उसे बार बार इम्प्लीमेंट किया। फिर आता है कर्नाटका। कर्नाटका ने भी साफ साफ डिक्लेयर कर दिया 2 लैंग्वेज पॉलिसी का, दैट इज कन्नड़ एंड इंग्लिश। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है महाराष्ट्र ने भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंड कर दिया, और इस टाइम पे महाराष्ट्र लेटेस्ट स्टेट उभर कर आया है जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी को नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहता है। नाउ कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग दिस। एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में आता है, जो एक कंकरेंट लिस्ट है।
कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों अपने अपने लॉज को बना सकते हैं, बट कोई किसी पे जबरदस्ती इन्फोर्स नहीं कर सकता है। बट आर्टिकल 358 स्पेसिफिकली स्टेट को ये फ्रीडम देती है कि वो अपनी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए उनकी मदर टंग में एजुकेशन को अरेंज कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए कोई भी स्टेट बाध्य नहीं है। वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे अडॉप्ट तो ना करे। ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम मिली है स्टेट को अपने डेमोग्राफिक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को और कल्चरल प्रायोरिटीज को प्रमोट करने का। चलिए अब इसके पीछे की फंडिंग कंट्रोवर्सी को समझते हैं। समग्र शिक्षा अभियान SSA ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सेंटर का, जिसमें 60% कॉस्ट सेंटर उठाता है और 40% कॉस्ट स्टेट को उठाना होता है बच्चों की शिक्षा के लिए। 2024 में 570 करोड़ रुपए सिर्फ एक स्टेट के लिए रोक दिया गया, क्योंकि उसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत थर्ड लैंग्वेज को प्रमोट करने से या अपने करिकुलम में शामिल करने से मना कर दिया था। और इस तरह से स्टेट्स को लगा कि सेंटर फाइनेंशियली इन्फोर्स कर रहा है पॉलिसी कंप्लायंस में और फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रहा है। ये थर्ड लैंग्वेज को लेकर देश में बहुत समय से ये चीजें चल रही हैं, बट एक तरीके से उनको एक बहाना भी मिल गया कि पूरे देश भर में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी एक रीजनल वेरिएशन क्रिएट कर रही है। अब जैसे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एटसेट्रा, वो तो एज अ हिंदी इंक्लूड कर सकते हैं अपने करिकुलम में। बट व्हाट अबाउट हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एटसेट्रा, वो हिंदी और इंग्लिश के साथ में थर्ड लैंग्वेज के ऑप्शन में वो उर्दू, संस्कृत या पंजाबी को नहीं इंक्लूड कर सकते। पहली बात तो वो क्लासिकल लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल के 22 लैंग्वेजेस में आती। दूसरी बात, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मॉडर्न कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्ट को डिफीट कर रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में थर्ड लैंग्वेज के तौर पे फ्रेंच, स्पेनिश या जर्मन को इंक्लूड किया जा रहा है, जो कि पेरेंटल एस्पिरेशंस और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को फुलफिल कर रहा है। अभी ये जो देश में लैंग्वेज को लेकर टेंशन चल रही है, वो बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस को रेज कर रहा है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर, नेशनल यूनिटी और रीजनल आइडेंटिटी के बीच के बैलेंस के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को डिजाइन किया गया था नेशनल यूनिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए, बट अभी तो हमें इसमें कोई नेशनल यूनिटी दिख नहीं रही है और मल्टीलिंगुअलिज्म की तो हालत ही खराब है। और इसमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन हो रहा है, जैसे आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो रेस यानी कलर को लेकर हो, कास्ट को लेकर हो, या उसके जेंडर को लेकर हो, या प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर हो। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ का ही वायलेशन हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, कोई इंसान जो बिहार में पैदा हुआ, वहां पला बड़ा, उसको भोजपुरी और हिंदी आती है, तो वहां से लोग खाने कमाने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए अपने स्टेट को छोड़कर वो दूसरे स्टेट यानी दूसरे महानगरों में माइग्रेट करते हैं, जैसे मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया। अब अगर वहां पे उनसे जबरदस्ती वहां की रीजनल लैंग्वेज बोलने को कहा जाएगा, तो इसमें भी प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके साथ। आर्टिकल 19, इसमें दो चीजें आती हैं। सबसे पहला, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें, अगर कोई इंसान अपनी भाषा में कोई चीज बोल ही नहीं पाएगा, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। दूसरी बात, अगर वो बोल नहीं पाएगा तो वो फ्रीली कैसे इंडिया के किसी भी पार्ट में मूव कर पाएगा। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें जिस तरीके से मारपीट करके लोगों से वहाँ की लैंग्वेज बोलवाई जा रही है, इस तरीके से तो उसकी लिबर्टी और पर्सनल लाइफ भी खतरे में है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट में अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और कल्चरल माइनॉरिटीज के लिए वहाँ की स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी भाषा में एजुकेशन को ऑर्गेनाइज किया जाए या अरेंज किया जाए, और उनके कल्चर को कंजर्व करके रखना स्टेट की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को लेकर, देश की यूनिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म को कंजर्व करने के या उनको बचाने की
बचाने का सवाल है, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर है। सरकार को इस पे जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा, वरना जिस तरह से लोगों के अंदर हेट आ रही है, अभी महाराष्ट्र में लोग मराठी बोलने को कह रहे हैं, बैंगलोर में कन्नड़ और तमिलनाडु में तमिल, उसी तरीके से यूपी में हिंदी और बिहार में भोजपुरी, और हर जगह पे अपनी अपनी भाषा को लेकर लड़ाइयां छिड़ जाएंगी। जो देश थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के कगार पे जाता है ना, वो फिर से नीचे आ जाएगा। और जो युवा इन सब चीजों में फंसे पड़े हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो चाहती ही है कि तुम इन चीजों में फंसो, जिससे तुम्हें आगे की हमारी पॉलिसीज और डेवलपमेंट के बारे में पता ही ना चल सके। आप लोगों के क्या विचार है, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से जरा सी भी जानकारी प्राप्त हुई है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।